हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको इस वीडियो में आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड हम लोगों ने करवा दिए हैं, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेहनत करनी थी वो हम लोग आपके लिए कर चुके हैं। और ये जो वीडियो है, जो सीरीज़ है, हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और इससे पहले जो हमारी क्लास 6 है, क्लास 7 और क्लास 8 के सारे चैप्टर और साथ में उसके जो MCQs हैं वो सभी हम लोगों ने आपके लिए अपलोड कर दिया। आप जाके इसको ज़रूर देखिए। और वैसे जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल। और ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद हम आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेकर आएंगे। अभी जो एनसीईआरटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप पूछोगे कैसे, अब मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ और जिसमें हम लोगों ने MCQ कवर करवाए हैं उनमें से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, बीच में स्किप ना करें। आपको इससे बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्लाइमेट यानी जलवायु। अब ये देखिए, हम यहाँ पर समझेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, मौसम क्या होता है, भारत की जलवायु किस टाइप की है, ये समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। हम ये समझेंगे कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। यही समझेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, भारत का जो जलवायु है, वो कौन कौन से फैक्टर्स से और कौन कौन से कारक से प्रभावित होता है। हम ये समझेंगे कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे MCQs में बनकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा जलवायु। अब जलवायु को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेदर मतलब कि मौसम क्या होता है। ठीक है, दोनों जो कंसेप्ट हैं ये हमें सेम से लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। तो पहले हम समझेंगे कि वेदर क्या है और मौसम क्या है। अब ये देखिए, अब ये मौसम क्या होता है। देखो, मौसम ये होता है कि जो घंटे पे घंटे हर दिन चेंज हो, हर घंटे पे चेंज हो, ठीक है, वीकली चेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं मौसम। अब जैसे कि अब मानो कि हमारा आज का दिन है, आज के दिन में जब हम उठे तो सुबह थी, सूरज उग रहा था बहुत तेज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सुबह सुबह बहुत तेज़ सूरज निकला, मतलब हम सुबह सोकर उठे, हमने देखा कि बहुत तेज़ धूप है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर बादल छा गए। तो ये क्या हुआ, ये मौसम हो गया कि सुबह तो बहुत सूरज निकला हुआ था लेकिन बाद में हमारा क्या हुआ, बारिश आ गई। तो ये क्या हुआ, मौसम चेंज हो गया। या फिर अभी हम लोग जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम मोबाइल में देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कहीं बारिश तो नहीं होने वाली, कहीं तेज़ धूप तो नहीं है, फिर उसी हिसाब से हम लोग अपने प्लान्स बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा दिन का हर दिन चेंज होने वाला मौसम की जो मौसम है, उसकी जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है, उसकी कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, कहीं तेज़ धूप तो नहीं है, कहीं बहुत सर्दी तो नहीं पड़ने वाली, कहीं बारिश तो नहीं होने वाली। क्योंकि ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा मौसम विभाग भी रोज़ की रोज़ हमें ये बताते हैं कि आज जो है बादल छाए रहेंगे, आज बहुत तेज़ धूप होगी, आज लू चलने की संभावना है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा मौसम। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि मौसम क्या होता है, मतलब कि वेदर क्या होता है। ये हो गया वेदर। कभी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है कि बहुत चिपचिपा हो गया मौसम, बारिश हुई, धूप निकल गई, ठीक है, उमस भरी बारिश हो गई। कभी देखो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना, ये हर दिन तो नहीं होता, हर दिन चेंज होता रहता है। तो वही है, बार बार मौसम का चेंज होना, एटमॉस्फेयर में कंडीशंस का चेंज होना, वेदर का, वो हम उसको बोलते हैं वेदर, मतलब कि मौसम, जो कि हमें रेगुलरली हमारा जो हमारा मौसम विभाग है वो हमें बताता है। तो ये हो गया वेदर। अब इसी से रिलेटेड है हमारा वो है हमारा जलवायु। अब जलवायु क्या है, जलवायु ये होता है मतलब कि क्लाइमेट, यहाँ पे हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। अब जलवायु क्या है कि एवरेज कंडीशंस ऑफ द वेरिएशन एंड कंडीशन ऑफ द वेदर, मतलब कि जो मौसम है, ठीक है, मतलब कि बहुत लार्ज, मतलब कि 30 साल से ज़्यादा, ठीक है, 30 साल से ज़्यादा समय का हम लोग यहाँ पर वेदर को लेते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना आपको कि 30 साल का लेते हैं मौसम, 30 साल का वेदर को जमा करके उसका एवरेज निकालते हैं तो हमारा वो क्लाइमेट
होता है। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे आपको पता है सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, आपको पता है, आपको सोचते ही सहारा डेजर्ट में क्या होगा कि आपने सोचा, मैंने बोला कि सहारा रेगिस्तान, आपके दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में आपका आएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर रेत भरी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं होना। तो इसी चीज़ को जो हमारे दिमाग में आया उसको हम बोलेंगे कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, नहीं सॉरी, हॉट एंड वार्म क्लाइमेट हो गया, ठीक है। हॉट एंड ड्राई मतलब कि बहुत गर्म और सूखा जलवायु है सहारा डेजर्ट की। अभी हमने कैसे देखा कि उसका रेगुलरली वेदर, मौसम को देखा 30 साल तक के मौसम को, 30 से ज़्यादा साल तक के मौसम को, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर किस टाइप का मौसम होगा, किस टाइप का? अब देखो मौसम क्या होगा, मौसम रेगुलरली चेंज होता है, वहाँ पर लगातार उमस रहती है, बारिश होती है लगातार, ठीक है ना, शाम को बारिश होना, उमस रहना, तो वो तो हो गया जलवायु। कभी ज़्यादा बारिश होती है तो कभी कम बारिश होती है, तो ये हो गया हमारा वेदर मतलब कि मौसम। अब इसी का एवरेज देख के हम बोलेंगे कि जो इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पर जो हमारा जो जलवायु है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, मतलब गर्म है और साथ में उमस भरा वहाँ की जलवायु है, ठीक है, गर्म है, उमस भरी जलवायु है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। और ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अंटार्कटिका का लें, ठीक है। अंटार्कटिका मतलब कि जो पोल्स पर है, हमारे साउथ पोल पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो आपका कंटिनेंट है अंटार्कटिका, अगर वहाँ का हम लोग जलवायु देखें, अगर आपसे मैं बोलूँ अंटार्कटिका का रीजन में कैसी जलवायु क्लाइमेट होगा, तो आप बोलो कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बर्फ़ होगी, ठीक है ना, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ चलेंगी, स्टॉर्म्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्लाइमेट क्या है। एक क्लाइमेट जो है, वेदर जो है, वो एक सिंगल छोटी सी चीज़ है, रेगुलरली डे टू डे, हर दिन का, हर घंटे का, हर वीक का, मौसम का, महीनों तक को भी हम लोग वेदर बोल सकते हैं। लेकिन जब इसी वेदर को, इसी मौसम को हम लोग 30 या फिर 30 साल से अधिक को एवरेज निकाल लें तो वो हमारा बन जाता है क्लाइमेट, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपसे इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो जो भी अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है कि मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा तक के अधिक का जो भी मौसम की जो एवरेज है वो हमारा क्लाइमेट मतलब कि जलवायु कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखो सेम चीज़ यहीं पर वही लिखा है जो आपको मैंने समझाया है, यहाँ पे जो आपको मैंने खोल के समझाया, यहाँ पे नोट्स के रूप में लिखा है। चलिए अब है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी है कि जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशन इज ईयर डिवाइडेड इनटू सीजन। अब यहाँ पे बोला है कि महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर हम लोगों ने पूरे वर्ष को ऋतुओं में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि ठंड का आना, गर्मी का होना, वर्षा ऋतु होना, ठीक है ना, ये भी हमारा वेदर ही हो गया है, पूरे साल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। यहाँ बोला है कि जो हमारा जो मौसम है और जलवायु है उसके जो तत्व हैं वो एक ही होते हैं, जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन मतलब आर्द्रता एवं वर्षण, ये सारे ऐसे तत्व हैं, ये सभी एलिमेंट वेदर के भी हैं और क्लाइमेट के। देखो सेम चीज़ है लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो आपको सालों का ही मिलेगा, वर्षों का मिलेगा। कम समय का वेदर होगी कोई भी आपकी एटमॉस्फेयर की कंडीशन, वो वेदर कहलाएगी, और जो 30 साल से ज़्यादा का जो वेदर कंडीशन होगी वो आपकी क्लाइमेट कहलाएगी। तो वहीं पर हम लोग तापमान देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे, विंड की डायरेक्शन देखेंगे, उसका डायरेक्शन देखेंगे, वर्षा देखेंगे कि किस एरिया में कितनी वर्षा होती है और क्या ह्यूमिडिटी रहती है। तो ये सभी दोनों ही एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो वेदर के भी हैं और क्लाइमेट के भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत की जलवायु, ठीक है, हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु कैसी है। अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, तो जो भारत की जलवायु है वो एक मानसून टाइप की जलवायु है, मतलब मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु क्या है, वो एक मानसूनी जलवायु है। अब मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब है कि सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। अब ये देखिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु कैसे है। मानसून देखिए हमारा जो भारत है, इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून आता है, ठीक है,
साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका हवाओं की डायरेक्शन, ठीक है, हवाओं की दिशा से ही ये एक सीज़न में आता है, ये हवाएं डायरेक्शन होती है, उसी से आपका सीज़न आता है मानसून का। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही जो सूरज होता है, ठीक है, उसकी अपरेंट मूवमेंट होता है, उसकी दिशा बदलती है, तो ये जो हवाएं हैं वो वापस जाने लगती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीट मानसून बोलते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको हम ठीक है बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं लौटता मानसून, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मानसून आया, साउथ वेस्ट मानसून आया, फिर नॉर्थ ईस्ट मतलब कि रिट्रीट मतलब कि आपका लौटता मानसून हो गया। तो उसकी वजह से हमारे सीज़न भी चेंज हो गए, हमारी ऋतुएं चेंज हो गई, विंड की डायरेक्शन चेंज होने से, मतलब हवा की दिशा बदलने से हमारे जो ऋतु हैं वो चेंज हो गई। तो ऐसे जहाँ पर कोई सी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में ऐसे जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, सीजनल रिवर्सल होते हैं हवाओं के डायरेक्शंस के, उस क्षेत्र के क्लाइमेट को, जलवायु को हम बोलते हैं मानसूनी जलवायु, जिसमें कि हमारा भारत भी आता है। चलिए, अब ये जिस टाइप की आपको मानसून टाइप की जो क्लाइमेट है ये आपको एशिया में, ठीक है, एशिया मतलब एशिया में मिलती है इस टाइप की। मेनली अगर हम बोले तो ये आपको दक्षिण एशिया में, मतलब कि साउथ एशिया में मिलेगी, और साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब कि दक्षिण और पूर्व एशिया में इस टाइप का जो मानसून क्लाइमेट है ये आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है कि डिस्पाइट एन ऑल यूनिटी, ठीक है, यहाँ बोला है कि डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर इज अ परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। यहाँ बोला है कि सामान्य प्रतिरूप से, इनका मतलब है कि हम चाहे हम बोल रहे हैं हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, लेकिन मानसून टाइप होने के बाद भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं रहती हैं। अब ये कैसे रहती हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम तापमान की बात करें, गर्मियों में तापमान की बात करें, तो जहाँ पर राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में आपको लगभग, एक मिनट, राजस्थान में आपको लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में आपको 20 डिग्री देखने को मिलेगा। अब देखिए, है तो गर्मियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तापमान का डिफरेंस देखिए, टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो द्रास जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री टेम्परेचर है, और साउथ में तिरुवनंतपुरम में आपको 22 डिग्री देखने को मिल जाता है। तो क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका मानसून टाइप क्लाइमेट है तो हर जगह सेम टेम्परेचर ही होगा, ये नहीं होता है ऐसा, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है हमारे टेम्परेचर में। वहीं पर बात अगर हम प्रेसिपिटेशन की करें, मतलब वर्षण की करें, वर्षा की बात करें, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वहीं लद्दाख और राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान में देखें तो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा ये वाले जो एरिया है ये वहाँ पर रिसीव होती है। और लेकिन ज़्यादातर भागों में अगर हम बात करें, वर्षा जून से लेकर सितंबर तक होती है, ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक होती है, जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो वर्षा है वो आपको अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिलती है। किस रीज़न से मिलती है, वो है आपका होता है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि लौटता मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट की ये नहीं है कि क्लाइमेट हर जगह सेम टेम्परेचर, वर्षा, ह्यूमिडिटी सेम ही होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे देश में भिन्नताएं हैं, उसकी वजह से हर जगह आपका वर्षण, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो गया, और टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंस रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उनको ये बता दूं कि उन सभी बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत सारी सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई गई हैं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो पहली सीरीज़ हमारी है बिहार स्पेशल की सीरीज़, जिसमें कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि बिहार के एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं, क्योंकि बिहार में जो स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि आपका 70 BPSC हो गया, बिहार SSC हो गया, टीचर्स, दरोगा, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो कि बिहार में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने बिहार स्पेशल सीरीज चला रखी है, जहाँ पर कि हम लोग बिहार की हिस्ट्री, जैसे कि इतिहास हो गया, स्पेशली बिहार का इतिहास जो कि बिहार से ही रिलेटेड है, बिहार की ज्योग्राफी हो गया, बिहार का करंट अफेयर्स हो गया, ऐसे और भी सीरीज़ हैं
ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके रेगुलर लेकर आते रहते हैं। अब जैसे बिहार का इतिहास है, उसको हम लोगों ने केवल 3 वीडियोस में कंप्लीट कराया है पूरे इतिहास को, तो आप जाके देख सकते हैं। ऐसे बिहार की जो ज्योग्राफी है, बिहार का जो भूगोल है, वो भी हम लोगों ने सीरीज चालू कर रखी है, आप जाके वो भी देखिए। और बिहार के लास्ट 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोगों ने केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है। ऐसे आपका इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कराया है। और साथ में हम लोग आगे भी आपके लिए बिहार से रिलेटेड बहुत सी सीरीज, बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते रहेंगे, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी की, जिसमें कि हम लोगों ने एनसीईआरटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला हमें डिटेल एनालिसिस, जहाँ पर कि जिसको कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देते हैं। ये सभी 6, 7, 8 के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके ज़रूर देखिए। और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 तक आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में उनके MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं, आपका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। फिर हमारे GS 8 MCQs की वीडियोज़ हैं, यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं उनको हम लोग स्टैटिक GK के साथ आपके लेकर आते हैं। फिर हमारी मंथली मैगजीन है, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैगजीन के रूप में, जिसमें कि हम लोग केवल 1 लाइनर्स लेकर आते हैं आपके लिए, कंपाइल करके मैगजीन के रूप में आपके लेकर आते हैं। जुलाई महीने की जो मैगजीन है उसको हम लोगों ने केवल 40 1 लाइनर में कंप्लीट करा है, आप जाके ज़रूर देखिए। फिर है हमारी ट्रिक्स की वीडियो, जिसमें कि हम लोग 5 MCQ आपका डिस्कस करते हैं, अनोखे तरीके से आपको याद करवाते हैं। फिर हमारे मेंस के टॉपिक्स की वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटी की MCQs की जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके उनका फ़ायदा भी उठाइए। अगर आप हमारी कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन रेगुलर पोस्ट हम लोग कर देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो इसका फ़ायदा उठाइए। चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। फिर है हमारा, अब देखिए यहाँ पर यही बोला गया है कि रेनफॉल डिक्रीजेस। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर का डिफरेंस, जैसे कि राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर तो जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री टेम्परेचर। हमने पढ़ा वर्षा, मतलब कि प्रेसिपिटेशन, मेघालय में बहुत सारी वर्षा है, 400 सेंटीमीटर की है, राजस्थान में वहीं आपको 10 सेंटीमीटर की वर्षा मिलेगी। अब ऐसे ही यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रेनफॉल है, जो बारिश है, अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें, ठीक है, उत्तरी मैदानों मतलब कि जो गंगा के मैदान है यहाँ की बात करें, तो आपकी जो वर्षा है वो वेस्ट से ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि पूरब से पश्चिम पे ये घटती रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है कि वर्षा यहाँ पर इस एरिया में ईस्ट में, मतलब पूरब में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आते आते ये वर्षा हमारी घट जाएगी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, मतलब जलवायु नियंत्रण। यहाँ पर ये बोला है कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी एरिया का जो भी क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको कंट्रोल करने के मेजर 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बेसिक्स मेजर कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, नियंत्रण करने के 6 कारक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अब वो हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया, पहला हो गया लैटिट्यूड, मतलब कि अक्षांश। पहला क्या हुआ? लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश। दूसरा आपका हो गया एल्टीट्यूड, मतलब कि ऊंचाई। और तीसरा आपका हो गया प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है, मतलब वायु दाब और पवन तंत्र। फिर चौथा आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से दूरी। फिर है 5वां ओशियन करंट, मतलब महासागरीय धाराएं। छठा है आपका रिलीफ फीचर्स, मतलब कि उच्चावच लक्षण। अब ये 6 ऐसे कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु बताएंगे कि वहाँ की जलवायु किस टाइप की होगी। वो ये जो कारक हैं ये डिसाइड करेंगे कि किस क्षेत्र की जलवायु किस टाइप की होगी, हॉट होगी, ह्यूमिड होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी। ये सारे फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि उस एरिया की जलवायु किस टाइप की होगी। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा लैटिट्यूड, मतलब कि अक्षांश, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है आपको हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं, लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको इसकी अलग से वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर, और साथ में हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से आपके लिए समझाया था। अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है, किसी भी क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो लैटिट्यूड के अनुसार बदलता रहता है, मतलब अक्षांशों के हिसाब से बदलता रहता है, यहाँ पर ये बोलना है। अब ये कैसे बदलता है? तो ये है जैसे कि देखो ये हमारा सूरज है। अब सूरज की जो किरणें हैं,
ठीक है। जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, विषुवत रेखा पे, मतलब इक्वेटर पर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, पोल्स की साइड जाते हैं, तो ये जो रेखा, ये जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं सन की, सूरज की, ये तिरछी पड़ने लग जाती हैं। अब तिरछी पड़ने के कारण, अब देखो जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर टेम्परेचर मतलब तापमान कम होता रहेगा। तो ये कैसे हुआ कि लैटिट्यूड पर, जैसे लैटिट्यूड हमारे चेंज, अक्षांश हमारे चेंज हुए, वहाँ पर टेम्परेचर हमारा कम होता रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। तो मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि लैटिट्यूड से किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि सूरज की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ेंगी वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, लेकिन जहाँ पर तिरछी पड़ेंगी वहाँ पर जो सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पर गर्मी कम होती जाएगी। अब एग्जाम्पल अगर हम बोले, इक्वेटर पर आपका क्या आता है, अफ्रीका का कंटिनेंट आता है। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट आता है, वहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, होती ना बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड जाएँ तो वहाँ पर आपको मिलेगा रशिया। ठीक है, रशिया मिलेगा आपको, कनाडा मिलेगा। तो वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर ठंड कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं रशिया के एग्जाम्पल से और अफ्रीका के एग्जाम्पल से कि लैटिट्यूड जो होता है, अक्षांश जो होता है, वो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रण करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चलिए अब नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऊंचाई, मतलब कि एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊंचाई। अब एल्टीट्यूड में क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे तो बहुत से जो बच्चे हैं वो कभी ना कभी पहाड़ों पे घूमने तो गए ही होंगे। ठीक है, नहीं गए तो हम लोगों ने टीवी में देखा है, किताबों में पढ़ा है कि जैसे हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पर ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर घट जाता है और ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, और डेंसिटी जो है वो भी घट जाती है। तो उसकी वजह से जैसे जैसे हमारी डेंसिटी कम होती है, सघनता कम होती है, तो टेम्परेचर घट जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ एल्टीट्यूड का कि कोई भी अगर कोई क्षेत्र है जो कि ऊंचाई पर बसा हुआ है, ठीक है, ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो वो अगर, और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी सिटी ए है और एक सिटी हमारी बी है। तो बी सिटी में अगर आपका 35 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो ए डिग्री होगा, ए जो होगा, तो लगभग उसको हम लोग 30 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके एल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई की वजह से जो सिटी है हमारा, ए जो शहर है, वो थोड़ा ठंडा होगा। तो यहीं पर यही बात कहने की कोशिश करी गई है कि एल्टीट्यूड जो होता है, ऊंचाई होता है, वो भी किसी क्षेत्र की जलवायु का जो नियंत्रण करने में हेल्प होता है, ये इसका एक फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम मतलब कि वायु दाब एवं पवन तंत्र। ये है क्षेत्र के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो प्रेशर और विंड सिस्टम। प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने वायु का दाब कैसे, अब जैसे कोई क्षेत्र है जो कि बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी हमारे एयर की वो कम होगी, मतलब सघनता जो होगी वो कम होगी ऊंचाई पर। लेकिन जहीं पर निचाई पर हम लोग रहेंगे तो हमारी डेंसिटी होती एज द कंपेयर ऊपर वाले से ये थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहीं पर बोला है कि अक्षांश, और साथ में ये जो डेंसिटी होती है, जो वायु का दाब है, वो हमारे अक्षांश और हमारी ऊंचाई पर निर्भर करती है कि अगर ज़्यादा, ठीक है ना, तो मतलब ऊंचाई और अक्षांश पर ये जो हमारे प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, जब डेंसिटी पर ही हम लोग पूरे डिपेंड हैं यहाँ पर, और हम लोग एल्टीट्यूड पर डिपेंड है, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर हमें तापमान में चेंज होगा कि अगर ऊंचाई पर है तो तापमान हमारा कम होगा, निचाई पर है एज़ कम्पेयर, इस वाले से हमारा टेम्परेचर जो होगा, तापमान होगा, वो ज़्यादा होगा। यहीं पर हम लोग, और वर्षा जो है हमारी रेनफॉल है वो भी, उसका पैटर्न भी इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी की यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे देखिए समुद्र है हमारा, ठीक है, एक मिनट ये देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पर ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र हमारा आ गया। अगर कोई सिटी यहाँ पर, ए सिटी यहाँ पर है और एक दूसरी सिटी है हमारी बी सिटी, वो थोड़ा अंदर की साइड है, ठीक है, जो कि समुद्र से दूरी पर है, तो जो ए सिटी जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर या फिर जो यहाँ पर जो वेदर होगा, जो टेम्परेचर तापमान होगा, वो एकदम मॉडरेट टाइप का होगा। ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन जैसे ही हम लोग समुद्र से दूर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है।
क्योंकि हम लोग समुद्र से दूर चले गए हैं, ठंडी हवाओं से दूर चले गए हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन ए सिटी में एज़ कम्पेयर टू बी सिटी, बी शहर में यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र से दूरी पर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है। मॉडरेट क्लाइमेट ए में होगा लेकिन बी में ये नहीं होगा। और यहाँ पर हमें एक्सट्रीमली क्या बोले, एकदम एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी बी में, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। लेकिन ए में एकदम मॉडरेट टाइप का रहेगा कि ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। तो ये डिपेंड हमारा किस पर करा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फिर है हमारा ओशियन करंट्स। ओशियन करंट मतलब क्या है, महासागरीय धाराएं। अभी देखिए जो महासागर की जो धाराएं होती हैं, महासागर की जो धाराएं होती हैं वो भी किसी क्षेत्र के क्लाइमेट को नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जलवायु को कंट्रोल करने में भूमिका निभाती है। अब जैसे ये अफेक्ट करती है क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। ठीक है, देखो आप लोगों ने ओशन करंट्स पढ़े होंगे, महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं पढ़ी होंगी। ठीक है, गर्म धाराएं पढ़ी होंगी, ठंडी धाराएं पढ़ी होंगी। तो जिस क्षेत्र में ठंडी धाराएं, ठीक है, मतलब जो कोल्ड ओशन करंट बहते हैं वहाँ की माने ये कुछ एरिया है, तो यहाँ पर हम माने कि यहाँ पर एक ठंडी धारा बह रही है, ओशन करंट बह रहा है ठंडा वाला। तो इस क्षेत्र में ठंडी धारा बहने की वजह से ये जो क्षेत्र हमारा होगा, यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो आपको ठंडा मिलेगा। और ऐसे अगर दूसरे क्षेत्र में देखें, यहाँ पर गर्म धारा बह रही है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो गर्म होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल अगर हम बोलें, ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो गर्म का लेते हैं, वार्म ओशन करंट का लें, तो आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कौन सी होती है, ये एक ओशियन धारा है जो कि गर्म होती है। अब इसी की वजह से ये तो यूरोप में जब ये जाती है तो सर्दियों के दिनों में वहाँ पर बर्फ़ को पिघाल देती है। ठीक है, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम पिघाल देती है। वहीं पर अगर हम लोग ठंडी धारा की बात करें, ठीक है, ठंडी धारा तो होगी लैब्राडोर होगी, लैब्राडोर करंट है जो कि ठंड लेकर आती है, वहाँ पर ठंड कर देती है। ठीक है, ठंडी धारा और गर्म धारा हम लोगों ने देख लिया कि किस टाइप से ये किसी भी क्षेत्र के जलवायु और क्लाइमेट को ये चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिलीफ, मतलब कि उच्चावच। अब रिलीफ का क्या बोलना है यहाँ पर कि हाई माउंटेन्स बैरियर फॉर कोल्ड एंड विंड। यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वो गर्म और ठंडी हवाओं को अवरोध उत्पन्न करते हैं। कोई भी हवा अगर चल रही है, यहाँ से जा रही है, विंडवार्ड साइड से जा रही है, तो यहाँ पर टकरा कर, ठीक है, तो यहाँ पर ये टकरा जाएगी, हिल्स पर टकरा कर यहाँ पर बारिश कर देगी। ठीक है, पर्वत से टकराकर बारिश कर देगी, तो ये भी एक फैक्टर है। और लेकिन जो लीवार्ड साइड होता है, जो कि पवन विमुख ढाल है, यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होगी। जो विंडवार्ड साइड है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन लीवार्ड साइड में यहाँ पर बारिश कम होगी। तो रिलीफ जो है ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये दो काम करता है। एक तो उस रिलीफ मतलब उच्चावच एक काम करता है कि उस क्षेत्र में जहाँ पर कि आपको पर्वत मिलते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स मिलते हैं, वहाँ पे वो बताएगी कितनी कम बारिश होगी या फिर ज़्यादा बारिश होगी। दूसरा, ये जो रिलीफ्स हैं वो ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं से भी हमें बचाती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने कितने फैक्टर पढ़े, 6 फैक्टर पढ़ लिया। तो 6 हम लोगों ने ऐसे कारक पढ़ लिए हैं जो कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करते हैं। पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा लैटिट्यूड, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई पढ़ी, तीसरा हम लोगों ने प्रेशर और विंड सिस्टम मतलब वायु दाब और पवन तंत्र पढ़ा, चौथा हम लोगों ने पढ़ा समुद्र से दूरी, पांचवा हम लोगों ने पढ़ा महासागरीय धाराएं मतलब ओशन करंट्स पढ़ा, और छठा हम लोगों ने पढ़ा रिलीफ मतलब कि उच्चावच। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। उससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पूरे किसी भी क्षेत्र को लेके हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऐसे कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली अपने इंडिया पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, लैटिट्यूड। अब यहाँ पर क्या बोला है, अक्षांश। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश। अब ये देखिए जो हमारा भारत है, भारत के बीच में से होते हुए क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और कहाँ से होते हैं, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक ये जाती है। ये हमारी बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो पश्चिम में मतलब कि वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से लेकर पूर्व तक मिजोरम तक ये पूरी कर्क रेखा होते हुए
जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बोलें कि जो हमारा जो भारत है, अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, बांट देती है, विभाजित कर देती है ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर हम इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से नीचे वाले एरिया की बात करें, ठीक है, नीचे वाले एरिया की हम बात करते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इसको हम ट्रॉपिकल एरिया मतलब कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? ये कराया जाता है उष्ण कटिबंधीय, और उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है सब ट्रॉपिक्स मतलब कि उपोष्ण कटिबंधीय। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय। नॉर्थ में क्या हुआ कि जो भी एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से उत्तर की दिशा में है पूरा का पूरा, तो ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका सब ट्रॉपिक्स में, और जो इसके नीचे की साइड है वो आपका पड़ेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्थ में है वो सब ट्रॉपिक मतलब उष्ण कटिबंधीय टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें इस एरिया में मिलेगी, ठीक है, और साउथ में दक्षिण में हमें मिलेगी उष्ण कटिबंधीय टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सब ट्रॉपिक क्लाइमेट, यहाँ पर हम जलवायु की ही बात कर रहे हैं। तो स्पेशली तो हम लोगों ने क्या बोला, जो हमारा भारत है वहाँ पर जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय भी है, साथ में उपोष्ण कटिबंधीय भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर ऑप्शन है हमारे पास तो ट्रॉपिकल भी आएगा, साथ में तब सब ट्रॉपिकल भी आएगा, ठीक है। तो भारत में कैसा क्लाइमेट हो गया? वो हो गया ट्रॉपिकल, साथ में सब ट्रॉपिकल। ये दोनों क्लाइमेट हमारे भारत में पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ऊंचाई मतलब कि लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड की बात करें, अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, जिसकी की जो हाइट है, ऊंचाई है लगभग वो हम लोग बोले तो 6000 मीटर तक है, ठीक है। कितने तक है? देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्थ में अगर हम उत्तर की दिशा में बात करें तो यहाँ से हमारे पूरे के मोटे मोटे जो हिमालय है वो हमारे यहाँ पर, वैसे एक्सटेंशन तो यहाँ पर भी है लेकिन हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं कि ऊपर की साइड यहाँ पर पूरे के पूरे हिमालय हैं, जो कि उनकी जो हाइट है, ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। लेकिन यहीं पर हमारे देश में आपको तटीय क्षेत्र भी मिलते हैं, कोस्टल एरिया भी मिलते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिनकी की ऊंचाई है लगभग ये 30 मीटर आपको दिखने को मिल जाती है। अब ये जो हिमालय हैं, ठीक है, ये जो हिमालय हैं ये साइबेरिया से, ऊपर से नॉर्थ पोल से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है हमारा हिमालय, ठीक है। कहाँ से रोकता है? सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं वो रोकता है। अगर ये हिमालय नहीं होगा तो हमारा का पूरा जो हमारा भारत है वो एक ठंडी हवाओं की चपेट में आ जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए हिमालय कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई का हम लोग इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं, महत्व उसकी हम देखते हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई है हमें ठंड से बचाती है, हिमालय की ऊंचाई इंपॉर्टेंट हो गया, कितना ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, अगर हिमालय नहीं होंगे तो फिर क्या होता? तो क्या होता? हिमालय नहीं होते तो हमारा पूरा का पूरा जो बर्फ़ आप लोग रशिया में, मंगोलिया में, चाइना में देखते हैं वो हमारे इंडिया में भी होती, अगर हम लोग ये हमारे पास हिमालय नहीं होते। ये बात होगी हमारी, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू हिमालय की वजह से हमारे भारत में माइल्ड विंटर्स पड़ती हैं, ठंड तो पड़ती है लेकिन थोड़ी कम ठंड पड़ती है अगर हम लोग मध्य एशिया के कंपैरिजन में बोले तो। चलिए हमने पढ़ लिया एल्टीट्यूड का, हम लोग इंपॉर्टेंस देख लिया अपने भारत के लिए। फिर है हमारा तीसरा है हमारा प्रेशर एंड विंड, मतलब वायु दाब की यहाँ पर ये बात हो रही है, वायु दाब और विंड की। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में मतलब कि स्थित है। भारत जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने जो ट्रेड विंड्स हैं उसके क्षेत्र में स्थित है। अभी देखिए ये हमारा पूरा, ये क्या है? ये हमारा पूरा अर्थ है, ये पूरी पृथ्वी है। यहाँ से क्या जा रहा है? ये हमारी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर ये बेल्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ये बेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये है आपकी ट्रेड विंड्स चलना, ठीक है। कौन सी ट्रेड विंड्स है? ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, मतलब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। तो इसी क्षेत्र में हमारा जो भारत है वो आता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा भारत है वो
नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मतलब कि उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों के वाले क्षेत्र में स्थित है। अब ये पवनें आई कैसे, ये देखिए, ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है, हमारे इक्वेटर है। तो यहाँ पर निम्न दाब मतलब कि लो प्रेशर जनरेट होता है। अब लो प्रेशर की वजह से जो यहाँ की जो हवाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ की जो हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर उसके जो ऊपर की जो बेल्ट है वो यहाँ पर हाई प्रेशर मतलब कि उच्च दाब यहाँ पर जनरेट होता है। तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, वहाँ पर गई और नीचे जाकर बैठ गई हाई प्रेशर पर, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पर ऐसे एक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बन जाता है। लेकिन कोरियलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, कोरियलिस बल की वजह से ये हवाओं का जो डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व की टाइप की साइड हो जाता है, ठीक है। कहाँ हो जाता है, उत्तर पूर्व की साइड हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो हवाएं हैं आपकी उत्तर नॉर्थ ट्रेड विंड्स जो हैं, ये ज़्यादातर आपको स्थल पे मतलब कि लैंड पे चलती हुई दिखेंगी, स्थल पे चलती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर जो बारिश है, ये जो हवाएं हैं यहाँ पर ये बारिश थोड़ी कम करती हैं। क्योंकि बारिश कम क्यों करेंगी, क्योंकि ये समुद्र में नहीं चल रही हैं। तो इनके पास उनके बादल हैं, नमी भरने के नीचे समुद्र नहीं है, पानी नहीं है। तो इसकी वजह से जो बारिश होगी वो इन ट्रेड विंड्स की वजह से ये कम हो जाएगी, ठीक है, कम होगी, ठीक है। तो ये हवाएं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये होती हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से ओरिजिनेट होती हैं और ठीक है, और इक्वेटर विषुवत निम्न दाब तक ये जाती हैं। अब ये जो हवाएं हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहती हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहती हैं। अब जो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो कि हमारे भारत की जलवायु को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसमें से कि एक हमारा प्रेशर और विंड भी है। अब यहाँ पर जो आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से यहाँ पर भारत में उसको लैंड मिलता है, मतलब वहाँ पर उसको स्थल मिलता है। इसकी वजह से ये भारत में बारिश नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ पर हम केवल भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल भारत के बारे में बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं भारत में लैंड में बहती हैं, स्थल में बहती हैं, उसकी वजह से थोड़ी लिटिल बारिश, बहुत कम बारिश ये करती हैं, ठीक है। चलिए, हमारा तीसरा फैक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे में यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम विंटर की बात करें, ठीक है, अगर हम शीत ऋतु की बात करें, तो शीत ऋतु में भारत में हिमालय पे क्या बनता है, उच्च दाब मतलब कि हाई प्रेशर बनता है। वहीं पर अगर समुद्र की बात करें, ठीक है, समुद्र में निम्न दाब बनता है, ठीक है। क्या बना, देखिए, भारत में हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आपको पता मिलेगा हाई प्रेशर बनेगा, और वहीं पर अगर हम बात करें समुद्र में तो ये बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। समुद्र में यहाँ पे हम लोग शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, विंटर की बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। मतलब जो आपका उच्च दाब से निम्न दाब तक हवाएं बहती हैं, तो उसकी वजह से हवाएं जो होती हैं वो शुष्क हवाएं होती हैं, क्योंकि वो स्थल से बह रही हैं, ठीक है, लैंड से बह रही हैं। उनके पास, हवाओं के पास समुद्र से या फिर कहीं पर से पानी लेने का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है। इसलिए जो भारत में जो हवाएं होती हैं विंटर में, शीत ऋतु में, ये शुष्क होती हैं और ठंडी हवाएं ये होती हैं। क्यों, क्योंकि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये बहती हैं, मतलब हिमालय से समुद्र की तरफ ये बहती हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम समर्स की बात करें, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में लो प्रेशर कहाँ बनता है, इंटीरियर ऑफ एशिया एज वेल एज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब एशिया के, ठीक है, एशिया के आंतरिक भाग में, ठीक है, एशिया के आंतरिक भाग में लो प्रेशर बनता है। साथ में उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ वेस्ट भारत में यहाँ पर लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो हाई प्रेशर है वो आपको हिंद महासागर मतलब कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बनता है। तो जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, उसकी वजह से कि ये हवाएं समुद्र के ऊपर से होती हुई आ रही हैं। गर्मियों में ये जो हवाएं हैं ये समुद्र से ऊपर से होती हुई आ रही हैं, तो ये नमी लेकर पूरे भारत में बारिश करती हैं, जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून ये बोला जाता है, ठीक है। मॉइस्चर लेकर, नमी लेकर ये पूरे भारत में बारिश कर देती हैं, ठीक।
ठीक है। तो हम लोगों ने विंटर भी देख लिया और साथ में हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने समर भी देख लिया, गर्मियों में भी देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे सीजन्स मतलब ऋतुएं। हम लोगों ने पूरा का पूरा फैक्टर देख लिया, कौन कौन से फैक्टर देख लिया, कौन कौन से कारक देख लिए जो कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो पहला कारक हमारा हो गया लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश, मतलब कि जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो उसकी वजह से हमारे भारत की जो जलवायु है वो आपको सब ट्रॉपिक्स भी दिखेगी और ट्रॉपिकल भी दिखेगी, मतलब उष्ण कटिबंधीय भी दिखेगी और उपोष्ण कटिबंधीय, इन दोनों ही क्लाइमेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भारत में देखने को मिलेंगे। दूसरा कारक है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कौन सा, मतलब कि ऊंचाई, जो कि हमारे हिमालय की ऊंचाई है। अब हिमालय होने की वजह से ही हमारे देश में जो मध्य एशिया होता है, ठीक है, मध्य एशिया मतलब जो सेंट्रल एशिया आने वाले ठंडी हवाओं को हिमालय हमारे इंडिया में नहीं घुसने देता है। तीसरा हमने देखा प्रेशर एंड विंड्स मतलब वायु दाब एवं पवन। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे देश जो है, हमारा जो देश है भारत जो है वो ट्रेड विंड मतलब कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पड़ता है। तो उसकी वजह से वो ट्रेड विंड हमारे भारत में लैंड पर बहती हैं, स्थल पर बहती हैं, उसकी वजह से वहाँ पर कम वर्षा होती है। उसी के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्दियों में बारिश क्यों नहीं होती है और गर्मियों में बारिश क्यों होती है। ये सारा का सारा हम लोगों ने पूरे भारत का क्लाइमेट इसी फैक्टर्स में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ऋतुएँ, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऋतुएं मतलब कि सीजन्स। अब पहला सीजन हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन मतलब कि विंटर मतलब कि शीत ऋतु। अब ये देखिए, आपको पता है कि शीत ऋतु जो होती है वो मध्य नवंबर मतलब कि मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक ये रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं सभी महीनों में हम देखें सबसे ठंडा महीने कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और पता है जनवरी में हम लोग लोहड़ी भी मनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हाथ सेकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देश के जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं, वो इन सभी ऋतुओं के ऊपर बेस है, ठीक है। ये हमारा हो गया। लेकिन अब उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ में, सर्दियों में नॉर्थ में उत्तर में बात करते हैं तो उत्तर में तुषारपात होता है, मतलब फ्रॉस्ट पड़ती है, ठीक है, मतलब बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ तो हिमपात है, हिमपात कहाँ होगा, ये आपका हिमालय के हायर स्लोप मतलब कि ऊपरी ढलानों पर हो गया। ये बात हो गई। अब सर्दियों में ही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रिवेल्स रहती हैं, प्रवाहित रहती हैं। उसकी वजह से जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की साइड बहती हैं, जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसकी वजह से हमारे देश में सर्दियों में जो मौसम है, जो हवाएं हैं वो शुष्क रहती हैं, ठंडी और शुष्क हवाएं यहाँ पर बहती हैं। लेकिन सर्दियों में तमिलनाडु के तट पर रेनफॉल होती है, ठीक है, क्योंकि जो अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु इस साइड में है, ठीक है, तो हवाएं ऊपर से जो रिट्रीट मानसून है आपका, लौटता मानसून है, जब ये वापस आता है, ठीक है, सर्दियों की बात है, तो हाई प्रेशर आपका हिमालय पे बन रहा है, लो प्रेशर आपका समुद्र में बन रहा है, तो हवाएं आ रही हैं स्थल से होते हुए आ रही हैं, तो स्थल में नहीं कर, लेकिन हवाओं को जब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का पानी मिलता है तो वहाँ की नमी उठाकर ये तमिलनाडु में बारिश कर देती हैं, ठीक है, सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं जो हैं लैंड से सी चल रही हैं, नमी लेकर दोबारा समुद्र के स्थल पर जाकर हमें तमिलनाडु के तट पर वर्षा देखने को मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सर्दियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चक्रवाती विक्षोभ देखने को मिलता है, मतलब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये कैसे, ये देखिए यहाँ पर सेम ही आ रहा है, सेम कंसेप्ट है कि ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत में बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल पे क्या बन रहा है, बंगाल की खाड़ी पे निम्न दाब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हिमाचल पे सर्दियों में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जा रही हैं, सही है। तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। क्या क्रिएट होती हैं, यहाँ पर चक्रवात क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पर वाली बात है। अब चक्रवात क्रिएट हो गए, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी आपको लो प्रेशर होगा, जहाँ पर भी आपको निम्न दाब मिलेगा, वहाँ पर हवाएं ऊपर की साइड उठेंगी।
कहाँ उठेंगी, ऊपर की साइड उठेंगी और बाकी हवाएं जो हैं इस वाले एरिया को भरने पहुंचेंगी। तो उसकी वजह से जो डायरेक्शंस हैं यहाँ पर आपको चक्रवात देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से सर्दियों में हम लोगों को यहाँ पर चक्रवात देखने को मिलता है। ये वाली बात हो गई। चलिए अब हम चलते हैं मेडिटेरेनियन सी। अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भी कहाँ पर आते हैं, वो भी सर्दियों में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गए जो कि मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट एशिया, वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, ये होते हैं आपके मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भूमध्य सागर और वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब कि निम्न दाब बनता है और वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, बनती हैं और वो भारत की साइड आती हैं। ठीक है, भारत की साइड आती हैं, इंडिया की साइड आती हैं और भारत में आकर ये हवाएं थोड़ी बारिश करती हैं। मतलब जो आपका जो मैदानों पर है, प्लेन्स पर है, वहाँ पर बारिश हो जाती है जिसको कि हम विंटर रेनफॉल बोलते हैं। और अगर माउंटेन्स में, पर्वत की साइड जाएं तो वहाँ पर हिमपात देखने को मिलता है। ये वाली बात हो गई। उसके बाद अब जो विंटर में, जो आपकी सर्दियों में जितनी भी टोटल अमाउंट की जो बारिश होती है, जितनी भी मात्रा की जो बारिश हो रही है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, अगर हम साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून में अगर देखें वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विंटर में अगर हम देखें, सर्दियों में बारिश की बात करें तो उसका टोटल अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो लोकली अगर हम बात करें, इसी वाली बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, महावट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महावट बोला जाता है। मतलब कि सर्दियों की बारिश जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ से होकर आ रही है, उसको हम लोग उसके, ठीक है, वो जो बारिश है वो हमारे जो रबी क्रॉप्स, रबी फसलें हैं उनके लिए एक वरदान होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि हमारे गेहूं हो गया, तो गेहूं के लिए ये जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म करा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉट वेदर, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीजन्स में, ऋतुओं में पहला हम लोगों ने पढ़ लिया शीत ऋतु। ये सारा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग भारत में ही ग्रीष्म ऋतु को पढ़ेंगे, मतलब कि समर को पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे गर्मी आनी स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे जैसे गर्मी आनी स्टार्ट होती है तो हमारा जो सूरज है, ठीक है, जो हमारा जो सूरज है उसका एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। मतलब सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, ठीक है, भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, मतलब जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स हैं वो नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि सूरज जो है वो ऊपर की साइड आ गया है। तो जो हमारी जो हीट बेल्ट्स हैं, जो हमारी ताप पट्टियाँ हैं, वो भी सूरज के साथ ऊपर खिसक जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम भारत में ग्रीष्म ऋतु की बात करें, हॉट वेदर की बात करें, तो वो मार्च से लेकर मई तक रहता है। ठीक है, मार्च से लेकर मई तक रहता है। आपको पता है मार्च से लेकर मई तक कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलती है, इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू भी चलती है। और आगे देखें, और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए अभी हमारी जुलाई चल रही है, अगस्त चल रहा है, उससे पहले हम लोगों ने जून, मई, ये सारा हम लोग अभी देख कर आए तो वहाँ पे कितना 45 डिग्री टेम्परेचर, तो कहीं 40, तो कहीं 42, ये इस टाइप के टेम्परेचर हम लोगों ने पूरे अपने आप खुद देखे हैं। तो उत्तर भारत में क्या है, हाई टेम्परेचर रहता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग पेनिनसुलर भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो एक मॉडरेट टाइप का रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरा का पूरा एक समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र से घिरे होने की वजह से वहाँ पर ठंडक थोड़ी रहती है। लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है वो थोड़ा आंतरिक क्षेत्र में आ जाता है, इंटीरियर एरिया में आ जाता है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम, अति की ठंड और अति की गर्मी पड़ती है। ये बात हो गई हमारी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मई आते आते, ठीक है, मई आते आते जो थार डेजर्ट से, मतलब कि थार रेगिस्तान से, पटना से होते हुए छोटा नागपुर तक का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है मई आते आते। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब निम्न दाब
क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से आप देखिए जहाँ पर भी निम्न दाब क्रिएट होगा तो वहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ की हवाएं भी ऊपर उठने लग जाती हैं और ये हवाएं धीरे 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 एक लू का फॉर्म ले लेती हैं। ठीक है, ये लू में चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं? ये लू में चेंज हो जाती हैं। तो इस पूरी बेल्ट में आपको लू देखने को मिलेगी। अब लू क्या है आप सबको पता है, लू एक धूल भरी गर्म आंधी होती है। ठीक है, बहुत आपको पता है, आपने खुद एक्सपीरियंस भी करा होगा, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, गरम गरम बहुत ज़्यादा गरम हवाएं चल रही हैं, धूल भरी शुष्क पवनें चल रही हैं, जो कि दिन के समय आपको ज़्यादातर नॉर्थ में मतलब कि उत्तर में और नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम भारत में देखने को ये मिलती हैं। ठीक है, वो ज़्यादातर आपको मई में ही देखने को मिलती हैं, मई और जून में। ये वाली बात हो गई। इंपॉर्टेंट हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, लू के बारे में बोला गया है कि लू धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ये चलती हैं। अब लेकिन कभी कभी ये जो हवाएं हैं, लू वाली जो बारिश, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं और शुष्क होती हैं, तो कहीं से ये हवाएं अपने अंदर, कहीं कहीं पॉन्ड है, कहीं लेक है, कहीं से भी पानी को अपने अंदर भर लेती हैं और बहुत तेज हवाओं के साथ गरज वाली जो ये मूसलाधार बारिश करती हैं। पॉन्ड का मतलब क्या हो गया? तालाब हो गया, लेक हो गई। ठीक है, लेक का मतलब लेक हो गई, नदियाँ हो गई, इन सब झीलें, नदियाँ, इन सभी से पानी भरकर ये मूसलाधार बारिश कर देती हैं, लू वाली बारिश। ठीक है, जो कि मई जून में आ रही है। तो इस टाइप की जो बारिश अगर वेस्ट बंगाल में होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल बैसाखी, इस वाली बारिश को हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर, ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद प्री मानसून शावर, ठीक है, मतलब कि पूर्व मानसूनी वर्षा अगर केरल और कर्नाटक मानसून आने से पहले भी कुछ बौछारें पड़ती हैं, अगर ये बौछारें केरल और कर्नाटक में पड़ती हैं तो इसको हम लोग मैंगो शावर बोलते हैं, मतलब कि आम्र वर्षा बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बारिश होती है ये आमों के पकने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस बारिश से, मानसून आने से पहले की बारिश को, जो केरल और कर्नाटक में आती है, उस बारिश से आम जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए इस बारिश को क्या बोलते हैं? मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि भारत के केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले होने वाली बारिश को हम मैंगो शावर बोलेंगे, जिसमें कि जो आपके जो आम है, ठीक है, इसके जो आम है वो पकने में हेल्प करती है। वहीं पर अगर हम लोग सर्दियों में बात करें, ठीक है, विंटर में बात करें, तो जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो आपकी रबी की फसलें, मतलब कि जो गेहूं है उसको पकने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपका एडवांसिंग मानसून, मतलब कि रेनी सीजन, वर्षा ऋतु का आगमन। ठीक है, वर्षा ऋतु का आगमन, जिसको कि हम लोग साउथ वेस्ट मानसून मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोला जाता है। अब ये जो मानसून है, ये जो बारिश है, अर्ली जून में इसका प्रारंभ हो जाता है। अब प्रारंभ कैसे होता है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउथ ओशन में क्रिएट होती है, मतलब दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है और ये विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब इसको देख लेते हैं कैसे। अब ये देखिए, ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा है ग्लोब है, मतलब कि पूरी धरती है। ये हमारा है विषुवत रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। तो इस एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, आपको पता है। तो इसी के साउथ में अगर हम जाएं, दक्षिण में जाएं, तो यहाँ पर आपकी साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो यहाँ पर आज के कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। जब ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को मतलब कि विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, किसकी वजह से? सूरज के अपरेंट मूवमेंट की वजह से ये पार कर जाती हैं, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर इनकी डायरेक्शन चेंज होके क्या हो जाती है? साउथ वेस्ट मानसून मतलब कि दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन इनकी हो जाती है और इसी से ये यहाँ पर समुद्र से पानी लेकर भारत में ये वर्षा कर देती हैं। तो इसी हवाओं को, इन्हीं हवाओं की डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में मानसून आ गया। यही बात ऊपर लिखी है जिसको कि मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है।
ठीक है, ये बात हो गई। अगर हम अपने पूरे भारत में देखेंगे कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी वर्षा होती है, ठीक है, ये आपका भारत का डायग्राम है, भारत का मैप है। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, तो पश्चिमी घाट में अगर हम विंडवार्ड साइड की बात करते हैं, मतलब पवनमुखी भाग की। अब विंडवार्ड साइड क्या होती है, जैसे ये आपका हिल है, ये पर्वत है, तो जहाँ पर पवनें आके टकराएंगी और पवनें आके टकरा के उन्होंने बारिश कर दी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे विंडवार्ड, मतलब कि पवनमुखी साइड। लेकिन उसके बाद उसके पीछे यहाँ पर जितना भी पानी था हवाओं का, वो सारा बारिश यहाँ पर कर चुकी हैं, पीछे नहीं कर पाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे लीवार्ड साइड। क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे। तो ये दो कंसेप्ट है, उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट, मतलब कि पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पवनमुखी भाग में विंडवार्ड साइड में भारी वर्षा होती है, ठीक है, जो कि 250 सेंटीमीटर तक होती है। कब होती है, रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न का मतलब क्या हो गया, वर्षा ऋतु के आगमन पर। वहीं पर अगर हम लोग वृष्टि छाया की बात करें, वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया मतलब रेन शैडो के एरिया की बात करें, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। अब क्यों कम वर्षा होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्षा है वो ये अपने पवनमुखी भाग मतलब कि विंडवार्ड साइड में कर चुकी है, ठीक है। तो इसलिए दक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ पार्ट्स में यहाँ पर बारिश जो है वो कम होगी। वहीं पर अगर हम लोग मासिनराम में देखें तो यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। अब जैसे जैसे हम लोग गंगा के मैदानों में जाते हैं तो यही हवाएं, यहाँ पर जो वर्षा है ये आपकी पूरब से अगर हम पश्चिम की साइड जाएंगे, ये वर्षा जो है वो घटती रहती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की साइड जाएंगे तो ये वर्षा जो है ये घटती रहती है, ये वाली बात होगी। यहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, राजस्थान में वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये हमने ओवरव्यू लिया है। ये कब का ओवरव्यू लिया है, ये हमने लिया है जब हमारे देश में वर्षा आती है, आगमन होता है वर्षा ऋतु का। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि लौटता मानसून मतलब कि मानसून की वापसी, रिट्रीट ऑफ मानसून। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में हवाओं की दशा जो है वो बदलने लगती है, ठीक है। हवाओं की दशा क्या होती है, बदलने लगती है। जो हवाएं ऐसे चल रही थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में जो चल रही थी, वो अक्टूबर नवंबर में चेंज होके उनकी हवाएं की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उत्तर और उत्तर पूर्व डायरेक्शन हो जाती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लौटता मानसून बोलते हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर देखने को मिलता है। अब क्यों, क्योंकि ये भी सूरज के एपरेंट मूवमेंट की वजह से होता है कि जो सूरज की जो दशा है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सूरज का क्या है, सूरज की जो दिशा है वो चेंज हो रही है, किस साइड जा रही है, वो दक्षिण की साइड जा रही है। आभासी गति जो है हमारे सूरज की वो चेंज हो रही है, ठीक है, ये इसलिए हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। जो लो प्रेशर हमारे भारत में यहाँ पर बना था, अब रिट्रीट लौटते मानसून में क्या होता है कि ये लो प्रेशर घट जाता है, इसकी जगह यहाँ पर हाई प्रेशर आता है और धीरे धीरे यहाँ पर शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है, विंटर आने लग जाती है। तो इसकी वजह से जब यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो टेम्परेचर, आसमान साफ रहता है और टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अब ये समय है अक्टूबर का, क्योंकि रिट्रीट मानसून जो होता है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलता है, अक्टूबर से नवंबर तक थे। तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्वार की उमस, मतलब कि अक्टूबर की उमस। यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हमें देखने को महसूस होता है। तो उस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट हम इसको बोलते हैं। ये वाली बात हो गई। चलिए अब यहीं पर जो आपका रिट्रीट मानसून है, लौटता मानसून है, यहाँ पर
उस टाइम पर अंडमान सी के पास, ठीक है, जो आपका अंडमान सागर है वहाँ पर निम्न दाब क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? निम्न दाब क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से लो प्रेशर की वजह से हवाएं जो है ऊपर उठती हैं, ठीक है, हवाएं ऊपर उठी तो इसी गैप को भरने के लिए आसपास की हवाएं आ गई। तो आसपास की हवाएं इस गैप को भरने के लिए आ गई तो डायरेक्शन जो हमारा इस टाइप का साइक्लोनिक डायरेक्शन बन जाता है, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, चक्रवात बन जाता है, ठीक है, चक्रवाती कंडीशंस बन जाते हैं जिसको हम चक्रवात निम्न दाब भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस हैं, चक्रवात हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसे कि आपका गोदावरी हो गया, ठीक है, गोदावरी का डेल्टा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, यहाँ के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं। और ये चक्रवात कभी कभी इतने तेज़ हो जाते हैं कि ये आपके उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक भी ये पहुंच जाते हैं। और अगर हम ज़्यादातर बात करें, ज़्यादातर ये आपका कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल कोस्ट जो है, यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को और ये मिल जाते हैं। और इसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट पे भारी वर्षा देखने को हमें मिलता रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने शीत ऋतु पढ़ ली, ग्रीष्म ऋतु पढ़ ली, हम लोगों ने मानसून पढ़ लिया और लौटता मानसून भी पूरा पढ़ लिया। ये पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्राइब हम लोगों ने पूरा भारत के बारे में ये कर दिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्षा का वितरण क्या है। अगर हम वर्षा के वितरण की, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो हमारे जो रीजन है, जैसे कि हमारा लेह का रीजन है, ठीक है, जो हमारा लेह का रीजन है यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। इसको हम लोग अगर बोलें तो हम इसको डेजर्ट भी बोलते हैं। कौन सा डेजर्ट? ठंडा डेजर्ट, जैसे कि कोल्ड डेजर्ट इसको बोला जाता है। लेह वाले जम्मू कश्मीर में जो रीजन है, हमारे लद्दाख में जो रीजन है। उसके बाद अगर हम लोग, मतलब कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या होगा? ठंडा रेगिस्तान। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, मतलब पश्चिमी तट की बात करें, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, मतलब उत्तर पूर्व भारत की बात करें, तो वेस्ट कोस्ट और उत्तर पूर्व भारत में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 400 सेंटीमीटर तक की बारिश आपको इन दोनों जगहों पर देखने को मिलेगी। ये वाली बात होगी। लेकिन अगर हम लोग इंटीरियर दक्कन प्लेट्यू और ईस्ट ऑफ सह्याद्री देखें, ठीक है, वेस्टर्न घाट का सह्याद्री, पश्चिमी घाट का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला पूर्वी क्षेत्र हो गया हमारा, और दक्कन का जो पठार है उसका आंतरिक क्षेत्र अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो वर्षा है वो कम होती है। अब बताओ क्यों होती है? आपको मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये आपके लीवार्ड साइड में पड़ते हैं, मतलब कि वर्षा की जो छाया है उसमें पड़ते हैं, ठीक है, इस साइड में ये वाले एरिया आपके पड़ जाते हैं। और अगर हम वेस्टर्न राजस्थान में, मतलब कि पश्चिम राजस्थान में जाएं और साथ में गुजरात, हरियाणा और पंजाब, जो कि इस वेस्टर्न राजस्थान से एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, चिपके जो एरिया हैं, यहाँ पर आपको वर्षा जो है कम देखने को मिलती है, 60 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले एरिया में। और बाकी जो बचे, जो भी हमारे जो मोटे मोटे क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको मॉडरेट रेनफॉल ही मिलेगी, मतलब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेनफॉल, ना ही कम रेनफॉल। अब ये देखिए, हम लोगों ने आपको पूरा का पूरा वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको हम लोगों ने तुरंत आपको केवल एक मैप में ही समझा दिया है। हम लोगों ने आपके लिए कोई भी मैप अलग से नहीं लिया है। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं ना, तो आपको इस टाइप के ही मैप को बना के आना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है हम लोग पहले ही इस टाइप के मैप को पढ़ लें। और जो आप मैप जो भी मैप अगर आप पढ़ते हो उसमें इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होती है, क्लियर नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर आपको मोटा मोटा व्यू दे दिया है, ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। वर्षा का वितरण तक पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई भी सजेशन है हमारी वीडियोस के लिए वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो ऐसे और भी इनिशिएटिव हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, हमें इससे एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।